ज़िया कमर साहब, खुर्शीद कश्मीरी साहब, तारक मसूद साहब, अब्दुल मजीद साहब जो सदर ज़िला के आमर करते थे, जो स्टेज पे बैठे हुए रियाज अब्बासी आशिक तैमूर तक जो स्टेज पे बैठे उनके नाम ले लेता हूँ, और जिनका नाम नहीं लेता वो समझे मेरे दिल से ज़्यादा करीब। उन सब को जितने मेरे आगे हैं, पीछे हैं, सामने, जो सुबह से भूखे प्यासे अपनी गाड़ियों पे, अपने मोटरसाइकिल पे, गाँव से पैदल चल के आए, यहाँ तक रैली में पहुंचे, बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, और मुझे फिर ये हिम्मत दी कि मैं खड़ा हो जाऊं बड़ी कुव्वत और ताकत के साथ, और आपकी नस्लों की बका की जंग जो मैंने रास्ते में छोड़ दी थी उसको लड़ूं, और उस जंग में कामयाब होके आपके बच्चों और बच्चियों के मुस्तकबिल की हिफाजत करूं। और मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि मैं अपना वो मिशन जो 1974 में शुरू किया, फिर 77 में, 78 में, फिर 85 में, और 2021 तक पहुंचा, मैं उसको पूरा करूं। यकीनन मैं समझता हूं कि जो हालात हैं, जो वाक़ात हैं, वो जो कुछ मैं इस एक हफ्ता 10 दिन से शिरकी हल्के में देख रहा हूं, वो आप फिर खड़े हो गए, तो वो मैं जो देख रहा, ये अल्लाह की, मैं सब दोस्तों को बता रहा था कि ये आवाज़ खलक नकारा खदा है, इसमें ना हमारी कोई कमाल है, ना मुझे कोई तकब्बर या गुरूर है, और ना ही मेरे किसी कारकुन को, किसी भाई को, किसी बच्चे को, किसी साथी को, किसी दोस्त को ये तकब्बर या ये सोच या ये फिक्र होना चाहिए कि ये कुछ हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। दिलों में एक बात बता दूं सबको, कोई अच्छी बात लगे सब तालियां बजाएंगे सारे, क्योंकि आप में से एक भी किराए का नहीं है, आप सब अपनी मोहब्बत और प्यार से आए। और मैं 3-4 ये पीछे से लोग जो आगे, आप रुकावट तो नहीं है ना, तो ठीक है। तो इसलिए आपने जज्बात का आधार करना, तालियां जज्बात का आधार होता। मैं कल दोस्तों को बता रहा था, जहाँ से हम गुजरते थे शाम को, तो मैं दुकानदारों को देखता, लोगों को देखता, मैं जो साथ बैठे थे उनको कहता था कि अल्लाह ने मुझे मर्दम शनास बनाया। मैं चेहरे पढ़ता, मुझे बाजारों में नजर आते थे कि अगर 100 आदमी मुझे खड़ा होता आगे, जज्बात से हाथ हिलाते, चेहरों पे मुस्कुराहट होती, तो 100 में 90 जो है वो खुश थे, 5 परेशान थे, 5 मुतज़ल्ज़ल थे, 90 खुश थे, 70 से लेकर ऊपर आपके लोहार बेला तक। आज भी उसी तरह देख रहा। आज भी मैंने कहा था ये बहुत बड़ी रैली होगी। आपको पता है जितना आप यहाँ मौजूद हैं, इससे दुगने कोई कहीं बैठे हुए, कोई आधे से ज्यादा जो पोल्ट्री फार्म के बच्चे हैं वो वापस जा चुके हैं। ऐसा ही तो भूख लग जाती है मोटरसाइकिलों वाले, ये छोटे, क्योंकि हम जब थे ना, हम 4-4 दिन भूखे रहते थे, क्योंकि देसी घी खाया होता है। ये कैप्टन सदीक साहब 85 साल के हैं, ये जब चलते हैं मुझे पता लगता है कि ये 18 साल के हैं। तो ये उस जमाने के लोग हैं, आपका तो कोई कसूर नहीं ना, तो खुराक ही ऐसी। हमारे मुल्क में कोई चीज प्योर नहीं है, ना दूध सही है, ना गोश्त सही है, ना सब्जी सही है, ना दाल सही है। अपना सब कुछ हमने छोड़ दिया, जो कुछ आता है वो फैसलाबाद से
गुजरावाला से लाहौर के इस तरफ जहाँ वो लगी हुई है मशीनें, कारखाने, उनके अंदर से जो गंद निकलती है, उससे जो सर्दी पैदा होती है वो आती है। सुबह सवेरे आप अगर देखें ट्रकों के ट्रक आते, एक जमाना था इधर से जाता था, अब उधर से आता है। तो इसलिए ये बच्चों को ये कहूंगा कि खुराक की भी थोड़ी फिक्र करें, खुराक अपनी सही रखें, तो फिर आप 2-2 दिन चल सकते हैं। तो अगर खुराक सही नहीं होगी तो फिर 2 घंटे चलेंगे। जिस तरह चाइना वालों ने आपके टेलीफोन के लिए बैटरियां दी हैं ना, एक बैटरी की कीमत है 200 रुपए और एक बैटरी की कीमत है 2000 रुपए। 2000 वाली चलती है 6 महीने और 200 रुपए वाली चलती है 6 या 7 दिन, क्योंकि वो उसमें सही चीज नहीं होती। इसलिए बच्चों को ये भी, क्योंकि मेरा काम है एजुकेट करना, ये मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को उनकी खुराक अच्छी करें, बच्चे भी अपनी खुराक के बारे में फिक्र करें, सिगरेट कभी ना पिए और अपने बाद आपको ताकतवर और तवाना बनाए। और यह अर्तुगरुल ड्रामा आप देखते थे ना, तो किस लिए देखते थे? उसमें देखते ना सारे ताकत से लगते और गोश्त खाते थे, कच्चा भी खाते थे, वो घोड़ों के नीचे भी रखा हुआ था, उनके नीचे गोश्त खाएं, दूध पिए, सब्जी खाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर क्या चीजें मसलत होंगी कि कच्ची भी देती तो पाकी भी देती नहीं देती, ये होगा आपके साथ। मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, ज़िया ने भी सुनाया, मेरा भी सुनो, बुढ़े का भी। क्या कहता था सरीमंग वालों को कि सरदार साहब 85 वाले नहीं रहे। इसको अभी नहीं पता कि सरदार साहब अभी 80 वाले हो गए। 85 को थोड़ा लेट है। मुझे बुला के देखना ना, सरीमंग की कोई पहाड़ी चढ़ाना, अपने साथ ये सारे रखना, ये जो जवान है, शाम को इनसे पूछना कि इनका क्या हाल है, मुझसे भी पूछना कि मेरा क्या हाल है। मैंने परसों 16-18 ईद के तीसरे दिन जब मैं आया था ना, मैंने ज़िया को जाके बताया था कि मैंने 4 घंटे में शर्की हल्के का 50% किया। 24 मैंने ताज़ियतें की और 4 जगहों पे मैंने प्रोग्राम किए और 4 घंटे के अंदर करके आ गया। इसलिए कि मैं किसी को पढ़ता हूं, मैं तारीखें पढ़ता हूं, मैं जितने बड़े फातह होते हैं ना उनको पढ़ता हूं, चंगेज खान को पढ़ता हूं, हिटलर को पढ़ता हूं, सिकंदर आजम को पढ़ता हूं, हलाकू को पढ़ता हूं और अमीर तैमूर को पढ़ता हूं, उमर फारूक की जिंदगी को पढ़ता हूं। मैं अभी खुर्शीद काश्मीरी को बता रहा था कि जंग बदर का वाक़ा है ना, कि पानी की एक बोतल है और सहाबा शहीद हो रहे हैं, जख्मी हैं, लेटे हुए हैं, एक को पानी मिलता है, वो कहता है मैं नहीं तुम, आप पी लें। वो दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, चौथा, यहां तक कि 16 लोगों को वो पानी का गिलास चलता है, पीछे 15 के 15 मर जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं डाल दूं, वो कहते हैं मेरी खैर है, आप पी। ये तो फलसफा हमें इस्लाम ने पढ़ाया, ये जिसके लिए ये सारी दुनिया बनी। ये कल भी मैंने ऊपर नाड़ में कहा था कि अल्लाह के रसूल ने हमें दर्श देने के लिए अपने पेट पे पत्थर डाले, वरना ये कोई मुश्किल काम था उसके लिए जिसके लिए सारी कायनात बनी, कि जिससे कुफार इम्तिहान लेते हैं कि हम तब मानेंगे कि आपका नबी चांद को 2 टुकड़े करे। अल्लाह का रसूल इशारा करता है, चांद 2 टुकड़े हो जाते। सारा में हाजत का वक्त आता है, दरख्त को हुक्म हो जाता है कि साथ साथ चलो और पर्दा मुहैया करो, पर्दा मुहैया हो जाता है। उनका मुजाहिद अल्लाह के रसूल का उमर फारूक
ایک دریا تھا جو ہر سال ایک جوان بچی کی لاش لیتا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں چلوں گا جب تک دریا اس بچے جوان بیٹی کو دلہن بنا کے دریا میں نہیں ڈالو گے تو میں نہیں چلتا۔ جب عمر فاروق کا دور آیا تو انہوں نے اس دریا کو خط لکھا کہ اگر تم اللہ کی مرضی سے چلتے ہو تو چل پڑو، نہیں تو مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب وہ چٹھی دریا کے پاس پہنچتی ہے، چٹھی پہنچنے سے پہلے دریا اچھلتا اور چل پڑتا، اور آج چلتا ہے، قیامت تک چلتا رہے۔ اور پھر وہ عمر فاروق کہتا ہے کہ اگر دریا دجلہ یا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن عمر اس کی تمہاری ذمہ داری، تم سے پوچھا جائے۔ کندھے کے اوپر بوری آٹے کی اٹھا کے چلتا ہے، رات کو ایک بیوہ کے یہاں جا کے پھینکتا ہے تو وہ بیوہ کہتی ہے کہ عمر ہمارا حکمران تھا تو اس دور میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے شک ہے کہ یا تم عمر ہو یا اس کے کوئی آدمی ہو۔ ان کو آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری یہ شکایت قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرنی۔ تو ہم ان لوگوں کو ماننے والے اور چلنے والے لطیفہ آپ کو سنا کے اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ میں نے ایک دن سردار میر اکبر خان کو ایک موٹر سائیکل پہ چڑھے موٹر سائیکل آگے جو چلا رہا تھا وہ بھی بوڑھا تھا، سفید داڑھی والا، بڑے پتری۔ ہاں، میر اکبر خان کیونکہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، میں نے سب سے پہلے میں نے موٹر سائیکل خریدا 1969 میں مظفر آباد کالج میں پڑھتے، اس کا نام تھا ٹاپ ٹائیگر کاپ، وہ برطانیہ کی پولیس کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے 1400 روپے میں لیا مظفر آباد۔ میں مظفر آباد سے اس پہ آتا تھا، کوہالے سے باغ تک سڑک کچی تھی، کوہالہ سے باغ۔ میرا بہت دفعہ سلپ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک دفعہ ارجے میں میرا پاؤں نکل گیا جاتے ہوئے۔ جب میں ارجہ پہنچتا، چہلے اور ارجے کے درمیان ایک کتا میرے پیچھے لگ گیا تھا موٹر سائیکل پہ، میں ڈرتا ایکسیڈنٹ کروائے گا۔ جب میں نعمان پورا پہنچتا ایک بھینس میرے پیچھے لگ گیا، وہ سمجھتی کہ یہ کاٹا ہے، آگے موٹر سائیکل چلتا، پیچھے وہ بھینس دوڑتی رہتی، میرے پنیالی کی طرف جو موڑ موڑتا ہے وہاں تک وہ میرا پیچھا کرتی، میں بھاگ کے نکل جاتا۔ اس دن میں نے میرا پور بیچارہ، مجھے بھی آج کوئی پیچھے موٹر سائیکل پہ میں نہیں بیٹھتا، مجھے ساری دنیا آپ لکھتے تھے، میں موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھتا، میں بچوں کو انکار کر دیتا۔ میں نے میر اکبر خان کو دیکھا، اللہ اس کو صحت دے، اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ بیچارہ بالکل ختم ہے، بالکل ہی بیمار ہے۔ یعنی وہ بوڑھا اس نے ایسے کوٹ کے پکڑا ہوا، ایسے آپ دیکھیں اس فوٹو کو غور سے، ایسے لگتا تھا کہ ابھی مرنے والا۔ اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، وہ آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ لائیو چلتا ہے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، لائیو چلتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کر کے سناؤں گا۔ اصل تھوڑے سے الفاظ ہو رہے ہیں لیکن میں چینج کروں گا اور باعزت کروں گا، اس سے تاکہ بچوں کو بھی یہ سبق دیتا ہوں کہ آپ کی ہر بات لائیو چلتی ہے، بچیاں بھی سنتی ہیں، مائیں بھی سنتی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں سب سنتے ہیں، تو چینج کر کے تبدیلی تھوڑی سی۔ ایک سکھ تھا، اس کا بچہ تیسری کا اس نے امتحان دیا تو بچہ فیل ہو گیا تیسری سے۔ ٹیچروں نے اس کے باپ کو بلایا، اسے کہا تیرا بچہ فیل ہو گیا، تیسری سے دوسری میں پہنچ گیا۔ اسے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سال گزر گیا، دوسرے سال پھر امتحان ہوا، بچہ دوسری سے بھی فیل ہو گیا۔ پھر استادوں نے بلایا سکھ کو، انہوں نے کہا بچہ تیرا فیل ہو گیا دوسری سے اور اب پہنچ گیا پہلی میں۔ اسے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ تیسری سال پھر امتحان ہوا، بچہ پہلی سے فیل ہوا تو قاعدے میں ٹیچر نے کہا کہ جی آپ کا بچہ اب قاعدے میں پہنچا۔ یہ سننا تھا، سکھ بھاگنا شروع ہو گیا۔
भागता भागता अपने घर के सामने पहुंचा तो अपनी बीवी को आवाज देता है कि वो मर जानी है, बुआ बंद कर, मुंडा वापस आ रहा। बुआ यानी दरवाजा बंद कर, मुंडा वापस आ रहा। मैंने जब मीरापुर को देखा कि ये 1979-80 में मोटरसाइकिल पे था, उसके बाद ये 74 मॉडल गाड़ी पे आया, उसके बाद करते 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 ये 2021 में फॉर्च्यूनर पे था, और ये कंपेन शुरू हुई तो देखता हूं कि बुढ़ा बूढ़े के साथ चिमटा हुआ मोटरसाइकिल। मैंने सोचा कि आज जो ही चाचे इम्तियाज के घर के पास से गुजर होगा, चाचा इम्तियाज आला देगा आला कि चाची दरवाजा बंद कर, बुढ़ा वापस आ रहा। चाची दरवाजा बंद कर, बुढ़ा वापस आ रहा है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है। और ये बिल्कुल यही नतीजा है इलेक्शन का कि बुढ़ा बिल्कुल वापस जाएगा, बहुत पीछे। ये आपका फैसला नहीं है, मेरा नहीं है, ये खुदा का है। और खुदा का फैसला इसलिए कि उसकी सरजमीन पे उसके गरीब लोगों से, मासूम बच्चियों से, मासूम बहनों और माओं से और बुजुर्गों से वोट लिया और झूठी कस्में खा खा के नवाज शरीफ की कस्में दी, झूठे ऐलान किए। किसी ने हॉस्पिटल का किया, किसी ने रोजगार का किया, बच्चियों से वादा, बच्चों से वादे करके उनकी दौलत को लूटा, उनके लिए कुछ नहीं बनाया, कोई इदारा नहीं बना, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं आया, और करप्शन में ताशा हुई, और खुदा की तरफ से इंतकाम का ऐलान। ये आपका इंतकाम है, ये अल्लाह का हुक्म है, और ये होगा इंशाअल्लाह, ये आप देखेंगे। 22 जुलाई 2016 आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, मैंने कहा था कि 22 जुलाई था ना 2021 को इलेक्शन में से 22 को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आप साथियों को याद हो। मैंने कहा था मेरी सुन लो, नवाज शरीफ ने मासूम और मजलूम कश्मीरियों के वोट के हक के ऊपर डाका डाला है। और आज सुन लो मेरी बात कि खुदा का इंतकाम आएगा, ये शख्स जिल्लत और रुसवाई का शिकार होगा, और इसको पाकिस्तान के अंदर जगह नहीं मिलेगी, और कश्मीरियों के हुकूक पे डाका डालने के वजह से ये जलील और रुसवा और इबरत का निशान बने। और आज पता करें, मैंने बाद में भी कहा कि इतना बड़ा महल लाहौर में 28,000 कनाल, मैंने 25,000 कहा था, मुझे किसी ने करेक्ट किया कि 28,000 कनाल, 28,000 कनाल का महल वीरान पड़ा है। अपनी किसके जनाजे पे नहीं आ सका था, वालिदा, अपनी मां के जनाजे पे नहीं आ सका। इससे इबरतनाक सजा इस दुनिया में अल्लाह ने कायम की नहीं कि एक शख्स जिसके पास दौलत के अंबार है, जिसको पाकिस्तान का इक़्तिदार आला उसके कदमों में था, वो मां के जनाजे में शरीक नहीं हो सका, मां का चेहरा नहीं देख सका। इस बात और आज ये खरबों डॉलर की दौलत, ये पाकिस्तान का लूटा हुआ सरमाया जिसके ऊपर बादशाही कर रहा है, आज न खुद आ सकता है न उसके बेटे मुल्क में आ सकते हैं, दोनों दरबदर हैं इंग्लैंड में। ये मेरी उन बेटियों की बददवा है जिनके हुकूक पे डाका मारा, ये उन बुजुर्गों पे, और वो हमारे दुखे हुए दिल। मैंने कहा था मेरी जबान काली है, ऐसे तो चिट्टी है, शक्ला मेरा नहीं काली, लेकिन जो कह दूं वो मेरी काली, ये पत्थर पे लकीर होती है। मैं कहा था ये बहुत जलील होगा, और आज आप देखें। और इससे बड़ी जिल्लत क्या है
कि बाग में जिसको कंधे पे रख के नवाज शरीफ लाया था एक को, और झूठे ऐलानात किए थे, वो छुपा हुआ मिलता ही है। जिसको जाली वोटिंग की मेरे मुकाबले में, मैं तो आज भी जिस तरह ज़िया ने कहा, शहीद भुट्टो का झंडा लेके, बेनज़ीर का झंडा लेके, बिलावल का झंडा लेके, मैं तो आज भी ये खड़ा हूं आपके सामने। लेकिन एक टिकट लेके इस्लामाबाद में छुपा हुआ है, और दूसरा हर दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। आज शेर बोला हुआ है, आज शेर नहीं याद रहा। पहले कहते थे इस बारी भी शेर तो उस बारी भी शेर, ये शेर दहाड़ेगा। आज कहते हैं शेर मारा जाएगा। हर दरवाजे पे जा रहे, ये लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं, लोग मेरे दरवाजे पे आ रहे थे। हम नहीं बीते, मैं आपको बता रहा, हम उसी जगह पे खड़े हैं। ये गुलशाद कहता था नू, हमने 1978 में हम जेल में गए थे, यहाँ से यूनुस इनकलाबी था, मैंने कल भी आपको बताया, जब भुट्टो साहब को सजाए मौत हुई थी। उस बाद मैंने काफिले को लीड किया। फिर 1990 में पीपल्स पार्टी ने हमें इख्तियार दिया था, हम इख्तियार में आए, हमने लोगों की खिदमत की। हमारी सोच थी कि ये हमारा मुल्क जो है, ये मैं जब इन पहाड़ों की कहता था 1985 में, ये जो पहाड़ है, मैं कहा यहाँ से सड़क जाएगी, मैं पैदल जा रहा होता था, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ टूरिज्म डेवलप होगा। यही लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसका दिमाग खराब, ये पहाड़ों पे सड़क जा सकती है, ये पुल लग सकता है, यहाँ कॉलेज बन सकते। आपका ये स्कूल यहाँ जो ऊपर है, ये है मिडिल स्कूल हमारा, कौन सा है ये स्कूल भी मैंने दिए, आपका चौकी का स्कूल भी मैंने दिया, सरीमान के दोनों मिडिल स्कूल भी मैंने दिए। इस दफा मैंने हाई स्कूल दिया, इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये सरीमान वालों को पता है, डंडे पकड़ के फिरते रहते थे, इनके रास्ते बंद करें कि आपकी बच्चियों का कत्ल किया है, आपका मिडिल स्कूल खत्म। बाड़ी कोट मैंने बच्चियों का स्कूल दिया, इन्होंने खत्म किया। शेरी और बाड़ी कोट वाले लड़ते थे, रात के 4 बजे मैंने फैसला किया कि दोनों को स्कूल। ये एक मांगते थे, रात के 4 जागता रहा मैं, 4 बजे मैंने फैसला किया कि बाड़ी कोट भी हाई स्कूल, शेरी भी हाई स्कूल, दोनों भी। रायडे का आपका कॉलेज जो है डिग्री कॉलेज, और इंशाल्लाह जब अब मैं दोबारा आऊंगा तो वो यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा रायडे में। अल्लाह के हुक्म रखिएगा, करेगी, एमफिल करेगी, पीएचडी करेगी, क्योंकि हम सोच के साथ आए, हमें फिक्र के साथ आए। वो सोच ये है कि बच्चियों को पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है? कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिससे 2 बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, उसको जन्नत में अपना घर बनाए। और नेपोलियन ने कहा तुम मुझे पढ़ी लिखी मां दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूं। और फिर बहुत ही तहकीक करने वाले मौक़िफ़ जो अंग्रेजों के बड़े बड़े दानिश्वर होते हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे कि किसी तरक्की याफ्ता कौम का निशान ये होता है कि नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ, और नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 3 चीजें हमारे पिछले जब हालात बना रहे थे ना, अंग्रेज यूनिवर्सिटियां बना रहे थे, ये कैम्ब्रिज, ये नमाज आज़ान, मैं थोड़ा सा बैठते हैं। मजबूरी है क्या? मजबूरी है बस, वो तो क्या होता है बस सवाल है। बड़ी अच्छी व्यूज हैं यूट्यूबर साहब, प्लीज मेरे मोबाइल पे चलते हैं బాగుంది.
ठीक है, कोई मसला नहीं, वो रख के बाद में तेरे को ले ले, कोई इशू नहीं। जलसा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आज़ान के बाद सरदार साहब का खिताब जारी रहेगा। तमाम लोग तशरीफ़ रखें। मैं जल्दी खत्म करूंगा और आज़ान के बाद बस ये 5-7 मिनट में बड़ा टाइम होता है नमाज पढ़ने के लिए। अभी आधा घंटा है, बल्कि घंटा है। पहले आप लोग लंबी तकरीर ना करते ना, ये आज़ान का वक्त नहीं आता था। और बस मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, आप सारे तवज्जो से सुनेंगे, उसके बाद हम भी नीचे जाएंगे, नमाज सारे पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसे? इसलिए कि रिदम इसको कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं, तो रिदम टूट जाता है। मैंने इसलिए इनको कहा था कि ज़्यादा लोग इधर तकरीर ना करें ताकि हम नमाज से पहले कर लें। चलो बच्चों का मोहब्बत थी, शौक था, हम तो हर रोज़ करेंगे, कर करके थक भी जाएंगे। चंद अहम बातें आपको बता देता हूँ। एक तो ओवरसीज पाकिस्तान जो हमारे कारकुन हैं, मीडिया वाले, उनका शुक्रिया अदा करें। वो बहुत काम कर रहे हैं हमारे लिए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चिताई वो लंगर वाली, लंगर जो है वो चूंकि इंतजामिया ने हमारी 8 शराइत मानी, हमने उनकी एक शर्त मानी। वो कहते थे कि चूंकि मज़ारात पे अभी पाबंदी है और गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं है, हमने उनकी ये बात कबूल कर ली और हमने वो बैल जो ज़बह करके इस तरह सदका कर दिया और हमने फिर लंगर का बंदोबस्त नहीं किया। वरना आप सब, ये बड़ी खूबसूरत जगह थी, वो अंदर स्कूल में हम खाना पकाते, ये मैंने अभी स्कूल देखा, और इधर हम तकसीम करते, ये बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो पहले मैं सोचता था कि करेंगे किधर, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह थी। उसके लिए मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। ये सरदार आरिफ के बारे में किसी ने चीख दिया तो वो मेरा कारकुन है, वो कहीं नहीं जाएगा। नाराज़ होके मुझसे वो अगले जान जा सकता है, मैं वहाँ से भी वापस लाऊंगा उसको। वो मेरा आदमी है, वो मेरे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। बाकी करना करे उसको मैं लाऊंगा। वो थोड़ी सी बातें करके अब ख़त्म करता हूँ। आज की रैली तारीखी रैली थी, आप लोगों की मेहनत थी और कारकुनों की मेहनत थी। उस पर मैं PSF, PYO और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तारीखी रैली बनाई। तारीखी, बाकी तारीख की ये सबसे बड़ी थी। पीछे वाली गाड़ी बाग हुई होगी, आगे वाली गाड़ी जो है 76 थी। जब पीछे वाली कादराबाद पहुंची, मुझे इफ्तिखार ज़मान ने बताया, वो उधर आगे जाके उसने कहा पीछे वाली गाड़ियां अभी कादराबाद में फंसी हुई है। इतनी बड़ी रैली थी। रैली के लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया, 76 में लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया और आपकी डोली में लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप कैंपेन शुरू कर दें, कभी भी तकब्बर में नहीं आना। जब बंदा तकब्बर में आता है ना, तो खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला था, वो तकब्बर में आया, सो गया और कछुआ जीत गया। ये बात ध्यान में रखनी। आप ये समझें कि अगर आप इस वक्त 15,000 की लीड से जीत रहे हैं तो आपको 30,000 की लीड से जीतना चाहिए। उसके लिए आपको मेहनत करनी, आपको उनको घर भेजना।
अगर इसी किस्म के 2-3 रैलियां हो गई या इलेक्शन से पहले ही भाग जाएंगे। बाग में हमने सिटी में का सफाया किया और कल मैंने अंदाजा आके नाड़ में किया कि फिर रैड़े में किया, फिर समनी वाले अभी 5 तारीख को जलसा करेंगे, दड़े वाले 3 को करेंगे। इधर से सफाया हो चुका है। अभी सरीमंग की तरफ जाऊंगा, मल्लाह की तरफ जाऊंगा, डोली वाले अपनी डेट देंगे, सालियों वाले देंगे, फिर हम खर मलजाला, खर लबासियां और चौकी कोटड़ी और फिर रतनी की तरफ रैली चलाएंगे। इंशाल्लाह आप लोग जो हैं भारी अक्सर से जीतेंगे। मुझे लगता है कि शायद इतनी लीड हो जाए जिसका आप और मैं भी तस्वर न करें। बहुत से पोलिंग स्टेशनों पे इनको एजेंट मिल रहे हैं। इसमें हमारी कमाल नहीं है, यह आवाज़ खलिक और नकारा खुदा बनेगा, यह अल्लाह की आवाज़। इसे लोगों से धोखा किया इन्होंने। नवाज शरीफ ने तो पूरे मुल्क से धोखा किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो आज महंगाई है आप देख लें, आज़ाद कश्मीर में जो हशर है वो आप देख लें, कोरोना के दौरान जिस जिल्लत का शिकार किया इन्होंने हमारी माओ बहनों और बेटियों को, और जिस बुरी तरह पिसे हमारे ताजर और गरीब रेड़ी वाले मैंने रोते देखे। दिहाड़ीदार मजदूर घर जाने के काबिल नहीं था, वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं ले जा सकता। स्कूल बंद हो गए और 10 रुपए का मास्क 50 रुपए में बिका। और बजाय इसके कि ये लोगों को सब्सिडी देते, लोगों को मुफ्त मास्क मुहैया करते, सैनिटाइजर मुहैया करते, इन्होंने लोगों को जुर्माने किए। वजीर मुझे चपरासी नजर आए। मेरे दौर में मैं को बड़ नहीं मारता, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, अगर मैं वजीर होता मैं इंतजामिया को अपने साथ हर चौक में रखता, एक टेबल लगा हुआ होता, उसके ऊपर मास्क पड़े होते, सैनिटाइजर पड़े होते और ये खड़े होकर रिक्वेस्ट करते, ये डंडे ना बरसाते, ये जुर्माना ना करते, ये गाड़ियों वालों को जेलों में ना डालते, ये खड़े होते, लोगों को सलाम करते, लोगों को मास्क कहते, ये मास्क आप मास्क लें, ये सैनिटाइजर आइए इस्तेमाल करें। डोली के BHUs में मैं 4 वो देता, क्या कहते हैं उनको, वेंटिलेटर, और बाग हॉस्पिटल में कम अज कम 50 होते। इन्होंने रिपोर्ट दी कि पूरे आजाद के जिला बाग में सिर्फ 30 है। मैंने इनको 6 महीने पहले कहा कि ये जो लूट मार कर रहे हो, जो कमीशन खा रहे हो, ये पैसा मुंतकिल करो, इससे वेंटिलेटर खरीदो, इससे ऑक्सीजन के ये जो क्या कहते हैं उनको सिलेंडर खरीदो, ऑक्सीजन के, मुफ्त में सैनिटाइजर और मास्क दो, ताजरों को सब्सिडी दो, गरीब दिहाड़ीदारों को उनका हक दो, सब कुछ बंद कर दो, ये लूटना बंद करो। तुम्हारे बड़े ने लूटा था, आज इंग्लैंड में रुसवा हो रहा है, तुम लूटोगे, तुम सारे आजाद कश्मीर में रुसवा हो जाओ। कोई पॉलिसी नहीं बनाई, किसी को कुछ नहीं दिया सिवाय जिल्लत के, और ज़लील और रुसवा किया हमारी माँ बहनों और बेटियों को, गरीबों को, इसलिए कि इनके पास कोई सोच और फिक्र नहीं था, इल्म नहीं था। ये ऊपर से मसल्लत हो गए अजाब के तौर पर। अब अवाम के हाथ में है कि इनका एहतसाब करें, वोट के जरिए एहतसाब करें, और उस एहतसाब में ये खुद जिल्लत और रुसवाई का शिकार हूँ। मैं भी ये वादा करता हूँ कि हम 1-1 रुपया इनके पेट से निकालेंगे, और यही जो अरबों रुपए इन्होंने लूटे हुए हैं, ये वापस लेके हम दुकानदारों का खसारा पूरा करेंगे, ये बच्चों की फीस देंगे हम, और सब्सिडी देंगे लोग।
इन्हीं की जेबों से लेकर जो इन्होंने लूट के अपने बैंक भरे, अपनी तिजोरियों भरी, आज छुपते फिर रहे हैं। ये छुपेंगे पूरे आजाद कश्मीर में। अभी 4 दिन 3 दिन इनके रह गए, आज ही कोई नहीं सुनता, कोई ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं सुनती, कोई नहीं। 4 दिन के बाद ये जब फारूक होंगे, इनकी झंडी भी उतर जाएगी और डंडी भी उतर जाएगी। आप देखना, घर से भी इनको कोई सलाम का जवाब नहीं है। ये रुस्वा नजर आएंगे आपको गलियों, महलों और चौकों और चौराहों। आप सबसे ये गुजारिश है कि आज के बाद, इस अज़ान ने आपको कहा, आप सारे मुजाहिद हैं, आप मेरे सिपाही हैं। जो नौजवान बच्चे हैं वो मेरे बच्चों की तरह हैं, जो मेरे बराबर के हैं वो मेरे भाई हैं, जो मुझसे सीनियर हैं वो मेरे बुजुर्ग हैं। तमाम बेटियों को मेरा ये पैगाम है कि मैंने उनकी बहुत जंग लड़ी। मैंने मुजफ्फराबाद के आवानों में जंग लड़ी, मैं स्कूल लाया, मैं कॉलेज लाया, मैं कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाया, और मैं आपकी यूनिवर्सिटी लाया, मैं अलाइड हेल्थ लाया, मैं आपके इन चीज पे BHU और RSC लाया। मैंने 9,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। मैंने आपकी जंग लड़ी हुई है, बच्चियों की बिलखुसूस जंग लड़ी है, बच्चों की लड़ी है। और आप सबसे ये कहूँगा कि आप सिपाही बन जाए, हर घर में जाए, हर आदमी कहे कि मैं 10 वोट बनाऊंगा, और इंशाअल्लाह मैं आपकी चौकीदारी करूंगा। मैं आपके वसाइल किसी को नहीं ले जाने दूंगा। मैं असेंबली के अंदर, काबीना के अंदर कहीं भी आपका सर नदामत से इंशाअल्लाह झुकने नहीं दूंगा, आपका सर बुलंद रहेगा। मैं लोगों के हुकूक छीन के आपको दे सकता हूँ, आपके हुकूक मेरे होते हुए कोई नहीं छीन सकता। ये तारीख नहीं है, कभी ऐसा हो। आपका काम है मुझे MLA बनाना, बस्ती वालों का काम है इसको MLA बनाना। मेरा काम है हुकूमत बनाना, हुकूमत में जाना और आपके मसाइल हल करना। ये मैं बताऊँ। ये तो इसलिए आप माजरीन की बात है, माजरीन ये जुंडी वाले भी हैं, कादराबाद में भी हैं, 76 में भी हैं, बॉन्ड के ऊपर भी हैं, और मेरे गांव के सामने दायरा में भी हैं, और नीचे बजरी में। तमाम महाजिरों का मैं खुद नुमाइंदा हूँ, और मैं उनके हुकूक की बात हर जगह पे करूँगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये अपना मुल्क छोड़ के आए, अपना घर चिड़िया भी नहीं छोड़। और जो अपना घर, मुझे मालूम है कि मुझे अगर मुझे पूरा यूरोप कोई लिख के दे दे कि तुम उसके बदले में पनियाली का घर छोड़ दो या सदन मिलिया बाग छोड़ दो, बाखदा में पूरे यूरोप के मुकाबले में अपना घर नहीं छोड़। आखिर इनको कोई तकलीफ पहुंची है, इन्होंने हिजरत की है। हिजरत अल्लाह के रसूल ने की, और हिजरत की अहमियत है। तो हम इनके नुमाइंदे हैं, हम इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम उन कश्मीरियों की बात भी करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे भी। हम लड़ते आए हैं। हमारे लीडर ने पार्टी कश्मीर के नाम पे बनाई, हमारी लीडर भी बोलती नहीं, हमारा लीडर आज भी बोलता है और हम भी बोलते हैं। तो हम इंशाअल्लाह बोलेंगे। और यहाँ के लोगों नार के लोग जो इसने मुतालबा किया था, इंशाअल्लाह चौकी हाई स्कूल भी मैंने दिया था, और चौकी इंटर कॉलेज भी मैं ही दूंगा। और मैं पहले होगा इंटर कॉलेज, और ये वादा करता हूँ कि मॉडल साइंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, और 2 साल के बाद इंशाअल्लाह वही डिग्री कॉलेज। अल्लाह के जैसे आप कहेंगे मुझे। ये नारवाले मुतालबा करते हैं कि सरदार राशिद मरहूम के नाम से होना चाहिए। वो एक दरवेश इंसान थे, अल्लाह के नेक इंसान थे। आप हाथ उठा के अल्लाह को आदर जान के कहें, सरदार साहब आपके सामने आके आपकी मोहब्बत। कॉलेज दूंगा, मैं कॉलेज दूंगा, बाकी जो मामलात है वो बाद में देखेंगे। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ये वादा करता हूँ कि कॉलेज मैं दूंगा बच्चियों को। ये मेरा बच्चियों से बात है, और जैसे बाद में आप फैसला करेंगे उसी तरह हो। मेरा काम है बच्चियों को तालीम है। इधर बैठे, अभी उठो नहीं है, ठीक है।
بیٹریاں بھی اینڈ ہو گئی ہیں سردار صاحب، بس اینڈ اوپر. یہ جو آج کل مجھے چیتائیے کہ جعلی آرڈر آتے ہیں، یہ آرڈر آپ ان کے منہ پہ کیوں نہیں مارتے؟ ان آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں. یہ 3 دن کے بعد ایک آرڈر آئے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا کہ صدر آزاد جموں و کشمیر نے منظوری دی ہے کہ یہ پھڈے کالے چٹے کانے بلے جتنے وزیر ہیں یہ فارغ ہو گیا اور یہ کابینہ ختم ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں رہے گا. اس لیے آپ ان آرڈر سے کوئی نہ یقین کریں نہ مانیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شرکی میں تو ایک بات ہے اللہ کے حکم سے کہ کوئی پیسے لا کے ادھر الیکشن نہیں جیت سکتا، یہ مجھے پتا ہے. مجھے سیاسی میں خوشی کا شریف کہہ رہا تھا، میں نے کہا یہ سیاسی حلقہ ہے. یہ اللہ کے حکم سے میرے کارکن نے ایک دفعہ میں نے ان کو کہا تھا کہ پیسے لو، پتا ہے نا کون سا الیکشن تھا؟ 96 کا. میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ پیسے لو، آدھے لا کے مجھے دو اور آدھے خود کھا جاؤ لیکن ووٹ نہیں دینا. یہ آج بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے تھرو بستی میں پیغام دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الراشی والمرتشی کلہم فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں بدبخت جہنمی. اگر پیسے لے کے ووٹ دیں یہ رشوت ہے، اگر پیسے لے لیں کھا جائیں ووٹ کی جگہ جوتا مارے تو یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ دشمن کا مال بھی ضائع کرو، اس کا اسلحہ بھی ضائع کرو اور اس کی قوت بھی ضائع کرو. ان کی اگر کوئی آئے ایسا کرنے کے لیے تو پیسے لے لیں، آدھے مجھے دے دیں، میں آپ کا سفید پوش ساتھی ہوں، آدھے مجھے کھلاؤ آدھے خود کھاؤ. ووٹ کے لیے اس کو اتنے جوتے ماریں گے دوبارہ کسی کو رشوت دینے کی کسی کو ہمت نہ پڑے. اب ایک اور آخری بات کر کے ختم کروں گا. جونڈی کیمپ کی بات بھی کر دی، آرڈر کی بات بھی کر دی، مار والے ہاں وہ میں وہ شکریہ ادا جو آج ہوئے باسط کا سب کا کر رہا ہوں آخر پہ کہ باسط کا کل بہت اچھا پروگرام تھا. سب سے پہلے سٹارٹ کیا باغ 21 تاریخ کو طارق مسعود، چاچا امتیاز، کیپٹن جمیل، چودھری عابد، ان لوگوں کا سٹارٹ تھا. اس کے بعد پھر پدر والوں نے کمال کیا. آپ نے دیکھا تھا کہ پدر والوں کی وہ جب ریلی لگتی ہے اتنی خوفناک، وہ ترانے کے ساتھ ایسا میں بھی جھوم جاتا ہوں، مجھے بھی مزہ آتا ہے. پدر والوں کے شکر گزار ہیں. پھر آپ نے باغ میں جب آپ لوگ آئے تھے بارش میں جس میں میں نے اعلان کیا تھا آپ سارے تھے، طوفانی بارش تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آئے گا. مجھے ضیاء بھی مشورہ دینے لگا کہ 26 رکھتے ہیں. میں نے کہا ایک لمحہ بھی آگے نہیں کرتا. میں کہا یہ میرے کارکنوں کا امتحان ہے اور میرے کارکن کبھی امتحان میں فیل نہیں ہوئے، ہر وقت کامیاب ہوتے ہیں. 1982 سے لے کر آج تک کامیاب. کل باسط کا پروگرام تھا، ایسا لگتا تھا کہ ناڑ میں وہی پرانا دور آ گیا. ناڑ پہ میں اس لیے بھی خوش ہوں یہ یونین کونسل ناڑ بلکہ پورا شرکی حلقہ، لیکن یونین کونسل ناڑ کے 386 کارکن ہر وقت میدان میں رہے. حاجی فیاض ہمارا بہترین دوست پیارا بھائیوں کی طرح، وہ آج ہم میں نہیں ہے. اور بہت سارے جس طرح یہ بار بار ذکر کر جاتا ہے تو میری تقریر رہ جاتی ہے، اور بہت سارے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم ان سب کے جو کل باسط اور اس کے ساتھی شامل ہوئے، ابھی آپ کے اور بھی شامل کریں گے. آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کے بہت سارے ناڑ میں شامل ہونے والے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ ہوگی انشاءاللہ، ایک طرفہ ٹریفک چلے گی اللہ کے حکم سے. میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر میں ایک بات پوچھوں گا، کیونکہ بہت سارے مقررین کہتے تھے نا نکل کے ہاں پول اور منی اسٹیڈیم، یہ جو نیچے بنا اسٹیڈیم، وہ اسٹیڈیم جو ہے آپ کو مجھے سب کو بابر کا شکر گزار ہونا چاہیے. بابر والا جو پی ایس نہیں تھا اس نے بے شک مجھ سے بھی کوئی مدد لی ہوگی، یہ اس کی محنت سے وہ پیسہ رکھا گیا ہے اور وہ اسٹیڈیم بن رہا ہے اور بنے گا انشاءاللہ.
पुल कौन सा, ये वाला पुल, ये पुल हमने दिया था और मैंने इसका नोटिफिकेशन किया हुआ सरदार रफीक के नाम से। सर रफीक नहीं था इनका, ये मेरे पास उसने 50 चक्कर लगाए थे, मुझे पकड़ के याद लाया था, एक दफा नहीं 2 दफा। मैं अपने जो मरहूम लोग हैं ना उनको याद रखूँ, बुजुर्ग जो उनको भी याद रखूंगा, रफीक को याद रखूंगा, हाजी फयाज को याद रखूंगा। अभी एक सवाल बड़ा आपसे अजीब पूछूंगा, आप हैरान हो जाए। जिन लोगों का ताल्लुक हल्का शर्की बाग से है वो हाथ खड़ा करा, जिनका शर्की बाग, ठीक है, देख लिया ना। अब नीचे अब जिनका ताल्लुक हल्का बस्ती बाग से है वो हाथ खड़ा, ये कितने हैं? हाँ, ये मैंने क्यों किया? वो बात नहीं करता, मैं कहता क्या, ये रैली जो थी ये शर्की बाग वाली, और मैंने ऐलान किया था कि रैली बाग से चलेगी और सुबाबे की ज़ियारत पे जाएगी, इसमें बस्ती बाग वाले लोग नहीं होंगे, सिर्फ PSF वाले और PYO वाले जिनकी अपनी गाड़ियां हैं। ये क्यों क्लियर किया मैंने कि लोगों इस बुढ़े डूरों को, वो जो कल मोटरसाइकिल पे चढ़ा हुआ, वो बताए क्या कहेगा, हमें बुले तो उबले हल्के ने तो वैसे बुले तो उबले। अभी आपके जितने आप यहाँ मौजूद हैं इससे दुगने वापस जा चुके हैं। बस्ती वालों की रैली कौन से चलेगी? हाड़ी गाल से बस्ती वालों की रैली शुरू करूंगा, बीर पानी से होती हुई चीड़ान से कोटड़ी कंदील से नीचे आई एक रैली। दूसरी बस्ती वालों की रैली पनियाली से शुरू होगी, थोप से होती हुई 20 बगला, मल्लोट, बनगरा, झगड़ड़ी, कोटड़ा से नीचे आई। तीसरी बस्ती हल्का वालों की रैली शुरू करूंगा नड़ियोला से, बड़ी बाड़ी से होकर कोठिया से, रावली से अंदर, और आपकी एक रैली और जो खर बनियाली से शुरू करूंगा, गैला से, कादराबाद से, खर मलजाला, खर लबासिया, चित्रोड़ा, चौकी और कोटड़ी नजम से नीचे रात को आखिरी प्रोग्राम आपकी एक और रैली जो दड़े